नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें, पैसे को कैसे ग्रो करें, इस बारे में इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए। दोस्तों, यदि आप कोई सर्विस करते हैं और यदि हमारी मासिक इनकम फिक्स होती है तो हम हमारी प्लानिंग को, फाइनेंस की प्लानिंग को कैसे करें कि हम कम समय में अच्छा रिटर्न पा सकें और जिसमें जोखिम भी नहीं हो। तो ऐसी सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझें। हम कभी भी पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए दिन रात काम करता है, लेकिन यदि हम उस पैसों में से कुछ पैसे की बचत कर लेते हैं और उस पैसे को काम में लगा देते हैं, अर्थात हम पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेके आए हैं। अर्थात पैसे को मैनेज कैसे करें। पैसा लोगों को पसंद करते हैं, हमारे पास ही बहुत आता है, लेकिन सारा खर्च हो जाए, हम मैनेज नहीं कर पाते। तो इस पैसे को कैसे मैनेज करें, क्योंकि हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तब हमें सारी शिक्षा दी जाती है, लेकिन पैसा कमाया कैसे जाता है और उससे ग्रो कैसे किया जाता है और उसे मैनेज कैसे किया जाता है, ये कहीं नहीं सिखाया जाता। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इन सब चीज़ों को सीखने का प्रयास करें। देखिए, हम कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए समझेंगे कि क्या उनके नहीं अमीर बनने के सपने के लोग होते हैं, वो अमीर बनने के लिए लोगों को काफी मेहनत करना होती है। और कम उम्र में अगर आपको अमीर बनना है तो लोगों को कई चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। जो एडल्ट है वो अगर कमाने की शुरुआत कर चुके हैं और बेहतर तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करना चाहते हैं, जो उनका फाइनेंस है उसको अगर मैनेज करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ अहम बातों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए वो बातें कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले हमें बजट बनाना सीखना होगा, अर्थात अपने खर्चों को कभी भी अपनी आय से अधिक न होने दें। पहली बात क्या है कि हमारे खर्च है वो हमारी जितनी इनकम है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपका पैसा कहाँ जा रहा है ये आपको देखना है। ये आप कमा तो रहे हैं, लेकिन आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। यदि इन दो चीजों पे, मतलब आपकी आय कितनी है और व्यय कितना है और कहाँ व्यय हो रहा है, इन चीजों पर अगर एक बजट बना लेंगे, जिस तरह सरकार अपने सारे खर्चों को चलाने के लिए आय और व्यय का बजट बनाती है, हमें भी हमारा घर परिवार चलाने के लिए बजट बनाना चाहिए, जिससे हमें कोई भी नुकसान नहीं हो, हानि नहीं हो और हमारा पैसा दिन रात तरक्की करे, उन्नति करे और हम जल्दी से जल्दी अमीर बने। अब उसके लिए पहली बात जो है, कुछ बातें हमें ध्यान रखना पड़ेंगी। सबसे पहली बात है, नगद भुगतान करें, क्रेडिट से नहीं। जैसे हम उधार में मिल रहे तो ले लो। कई क्या करते हैं, मकान लिया, उसकी किस्त चल रही है, उसकी इंस्टॉलमेंट वो भी लोन पे, फिर क्या किया, घर में फीस लाए वो भी लोन पे, है ना, घर पे टीवी लाए वो भी लोन पे, वॉशिंग मशीन लाए वो भी लोन पे। इस तरह से हम लोन कर्जों के जो एक जाल होता है, जंजाल होता है, उसमें जकड़ जाते हैं और फिर हम दिन रात उसी को पूरा करने के लिए, उन कर्जों को चुकाने के लिए मेहनत करते लगे रहते हैं। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जितना हमारी पॉकेट में पैसा हो उतना ही हमें खरीदना चाहिए, नगद खरीदना चाहिए, उधारी से बचना चाहिए। जितना हम उधारी से बचेंगे उतने सुखी और संतुष्ट रहेंगे और उतना ही हमारे सिर पे, दिमाग पर बोझ कम होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, मन अच्छा रहेगा, काम करने की इच्छा। चलिए, अब यदि हमने क्रेडिट कार्ड ले लिया, कहते लोगों के क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड लेंगे। हमने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड से जो है इस्तेमाल कर लिया और फिर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा। अब क्या हो रहा है कि जो हमने क्रेडिट कार्ड से जो भुगतान की गई राशि थी उस पर भी ब्याज लग सकता है। ठीक है,
क्रेडिट कार्ड आपको एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग केवल आपात स्थितियों के लिए ही करेंगे। यदि आपके ऐसे आवश्यक खर्च आ जाते हैं और जब आपके पास पैसा नहीं है, तभी हमें ऐसी स्थिति में क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना चाहिए, वरना हमें सारा लेन देन व्यवहार नगद में ही करने में विश्वास करना चाहिए। अगली बात है कि अब हमें पैसा तो इन्वेस्ट करना है, हम क्या करें, जैसे हमारी पूरी तनख्वाह है तो उसका हमें 10% तो कम से कम 10 से 20% बचत। अब वो बचत करके अगर हमने बैंक में रख दिया तो बैंक में अगर आपने बचत खाते में रखा तो 3 से 4% सालाना मिल रहा है ब्याज, लेकिन आपकी महंगाई तो 6 से 7% कर रही है, अर्थात बैंक में आपका जो जमा पैसा है वह तो कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पैसा कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करें, उसकी कितनी रिस्क रहेगी और उसका रिटर्न कितना मिलेगा, ये सब चीजें अभी समझना पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम एक एज में आ जाएंगे, 60 साल की एज में आ जाएंगे और हम रिटायर हो जाएंगे, मतलब शरीर से थक जाएंगे, तब हम उस समय जब कमाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तब ये पैसा, बचत का पैसा जो आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, वो हमारे काम आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने युवा हैं, अभी अपनी रिटायरमेंट की योजना बनाएं। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के साथ जब आप अपने 20 के दशक में बचत करना शुरू करते हैं, मतलब जब आप 20 साल 25 साल के होते हैं और आप जब बचत करते हैं, और वह बचत जब चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, मतलब जैसे आपने अगर 100 रुपये 1 साल के लिए आपने 10% ब्याज से कहीं जमा, तो अगले साल कितने हो गए, 100 रुपये, 110 रुपये हो गए। अब उसके अगले साल 110 पे 10% मिलेगा, अर्थात 11 रुपये बढ़ के 121 हो जाएगा। इस करके चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज पर ब्याज आपको मिलेगा, तो लंबे समय में 30-40 साल में आपका लाखों करोड़ों में जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट छोटी उम्र से ही करना चालू करना चाहिए, चाहे 300 महीने की, चाहे 500 रुपये महीने। ठीक है, चलिए अगला, हम केवल कोई नौकरी या फिर काम करके ही पैसे कमा सकते हैं, जबकि यदि हम चाहें तो अपने कमाए हुए पैसे से भी कई गुना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, मतलब हम काम करके पैसा कमाते हैं वो तो नहीं है, लेकिन हमने जो पैसा कमाया है उस पैसे से भी पैसा कमा सकते हैं, यदि उस पैसे का हम सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, और देखिए पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें। अब ये तो नहीं पैसे इन्वेस्ट करो, लेकिन हमको स्कूल में, कॉलेज में सिखाया पैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करते, कैसे करते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने के 10 आसान तरीके लेकर आए हैं, जिसमें आप आसानी से बिना किसी ज्यादा रिस्क के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से 10 सवाल है। पहली बात, हम चाहे तो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। पहली बात, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपके तो 10 से 20 साल के लिए पैसा निवेश करते हैं, तो वो भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ या लगभग 15% का रिटर्न तो दे ही देता है, जबकि हमारे बैंक में ब्याज इनको 6 या 7% एक्टिव मिलता है। पर सर ये म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म तक रखने पर ही फायदा होगा, स्टार्टअप में कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करो। शेयर मार्केट में जब अपना पैसा इन्वेस्ट करो तो बहुत दिल दिमाग से अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर करो। जिस कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हो उस कंपनी का 15-20 साल का इतिहास लो, है ना। ऐसी कई कंपनियां जो आज से 25 साल पहले शुरू हुई थी और आज वित्तीय शेयर जो 100 रुपए के थे आज वो हजारों में। लेकिन उसके लिए शेयर मार्केट एक रिस्की काम होता है, इसलिए इसमें अपने किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर इसमें इन्वेस्ट करें, है ना, बिना किसी कहने पर आप इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की होता है। ठीक है, फिर आईपीओ, ये पैसा दुगना करने का तरीका हो सकता है, जिसको वो अभी आगे जाके डिटेल में समझाएंगे। फिर एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यदि आपके पास लमसम पैसा खर्च करने को नहीं है तो आप 200 रुपये महीना, कम से कम 500 रुपये महीना से आप एसआईपी शुरू कर सकते हो।
और हर महीना 500 रुपये में अलग अलग म्यूचुअल फंड या अलग अलग स्टॉक्स या अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट करके आप लंबे समय तक जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें फायदा ले सकते हो। उसको आगे भी समझेंगे। फिर रियल एस्टेट, ये तो सबसे बढ़िया, कार खरीदो, जमीन खरीदो, मकान खरीदो, क्योंकि ये आबादी बढ़ती जा रही है, जमीन घटती जा रही है, इसलिए कभी भी रियल एस्टेट का सौदा कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। हमेशा रियल एस्टेट आपको पैसा ही बना के देगा, बस आपको उसको खरीदने की समझ होना चाहिए। ठीक है, वो भी अपन आगे भी देखते हैं। फिर गोल्ड, सोने में इन्वेस्ट। तो हमारे परंपरागत हमारी भारतीय घरों में के पास शरीर में सोना रहता था। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज मानते थे कि सोना और नगद धन है जिसको हम जब चाहे जब बेच सकते हैं, मुसीबत के समय भी, और उसका पैसा कभी भी कम नहीं होता है, बढ़ के ही मिलेगा। इसलिए सोना हमारे लिए सबसे बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट का एक तरीका। सुकन्या समृद्धि योजना, ये भारत सरकार की योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की योजना है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। हम इसको आगे समझेंगे, इसमें क्या पैसा मिलेगा, कितना कमी, वो परसेंटेज आपको ब्याज मिलेगा आगे। फिर अगला है हमारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये भी सरकार की योजना है, पैसा डूबने का सवाल नहीं उठता। ठीक है। फिर एक 10वां है अटल पेंशन योजना, मतलब ये भी आपकी एक सरकार की योजना है, इसलिए भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार पैसा कहीं नहीं। अब हम एक एक योजनाओं को विस्तृत रूप से समझेंगे। चलिए, सबसे पहले म्यूचुअल फंड में निवेश करें, इन्वेस्टेड म्यूचुअल। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा पूरे म्यूचुअल फंड के हाथ से कई बार निवेश बेहतरीन और अनुभवी फंड मैनेजमेंट टीम की मदद से मैनेज किया जाता है। जैसे क्या होता है कि जब कंपनियां, जब कोई उद्योग लगाती है, व्यापार करती है, तो शुरू में अपना पैसा लगाती है, और उसको जो है अपना पैसा लगाने के बाद अगर उसको विस्तार करने की आवश्यकता होती है तो बाजार में वो आईपीओ लाती है, जिसके बारे में पढ़ाई आती है। आईपीओ लाती है, बाजार से पैसे जुटाती है, लोगों से शेयर लेती है, पैसे लेती है, वो आईपीओ हो गया। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम जैसे हजारों जो लोग रहते हैं, वो अपना पैसा एक साथ तो किसी कंपनी में इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक फंड मैनेजर रहता है जिसमें वो सब लोगों से पैसे लेता है, और अंदर अंदर शेयर में अपने पैसा लगाता है। जैसे आपने 100 लोग हैं, आपने 100 लोगों ने म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाया। अब वो एक फंड मैनेजर होता है जिसको तनख्वाह मिलती है, वो फंड मैनेजर उन 100 लोगों से जो पैसा आता है अलग अलग कंपनी में पैसा लगाता है, और जब वो पैसा, जब कंपनियां ग्रो करती है, आगे बढ़ती है, तो पैसा बढ़ता है, और म्यूचुअल फंड में जिन जिन का जितना हिस्सा होता है वो बढ़ता है। हम कभी म्यूचुअल फंड पे या इस पे अलग से कोई वीडियो बनाएंगे, यदि आपको समझना हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करिए, तो म्यूचुअल फंड में पूरा एक आपको बढ़िया सा एक वीडियो लाएंगे। चलिए, कंपनी के अनुभवी जो फंड मैनेजर होते हैं, निवेश को यानी कि आपके द्वारा म्यूचुअल फंड को अपने अनुसार अलग अलग शेयर या डेट फंड में निवेश करते हैं, वो निवेशकों को उनके पैसे का बहुत अच्छा रिटर्न प्रदान करते हैं। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करें, आपको क्या मालूम कैसे करना है? तो उसमें क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको पहले से ही एक नेट बिल्डिंग संबंधी खाते की आवश्यकता होगी। आज के समय में आप सीधे बैंक से या फिर ऑनलाइन किसी म्यूचुअल फंड सर्विस प्रदान करने वाली मोबाइल ऐप होती है, उनको अच्छी, जैसे ग्रो है, आप स्टॉक है, एटी मनी है, इनसे भी अपना खाता खोल सकते हैं। ये आपके मोबाइल ऐप ट्रस्टेड है, चलाएंगे, इसके द्वारा आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर बोल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड आपको अगर करना है तो आपको ये देख लेना कि आपको 10-15 साल पैसे की आवश्यकता नहीं है, या 5 साल आपको पैसे की आवश्यकता नहीं, तभी आप म्यूचुअल फंड में जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, यदि आप अपने म्यूचुअल फंड को लंबे समय के लिए चलाते हैं तो आपको अपने पैसे पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ब्याज पर ब्याज। इसलिए कभी जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, तब आपके पास लॉन्ग टर्म फंड की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, आपको भी पैसे निकालना पड़े, तभी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। चलिए, अगला पॉइंट अपन देखते हैं, कौन सा हो सकता है निवेश का? पीपीएफ।
ये सरकार का रहता है, इसलिए इसमें कोई रिस्क नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि सरकार का है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ क्या है? पीपीएफ एक लंबी अवधि की जमा योजना होती है, वही लंबी अवधि है ना, शॉर्ट टर्म नहीं है, लंबे समय की एक योजना होती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अपने पैसे को बिना किसी रिस्क के इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होती है। यदि आपको लंबे समय तक पैसा अपना इन्वेस्ट करना है तो आप पीपीएफ में जमा कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट के जीपीएफ होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड, ऐसे और सरकार पीपीएफ फंड लॉन्च किया है। यह सरकारी बैंक द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है। इसमें किसी भी तरह कोई जोखिम नहीं होता। पहली बात, टेंशन फ्री। पीपीएफ नाम में जो पैसा जमा है वो आपका ही रहेगा और उसमें कोई रिस्क नहीं। अब इसका खाता कैसे खोलना है? तो इसका खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर पीपीएफ खाता खोल सकते, ठीक है। और पीपीएफ अकाउंट में सालाना आपको 7 से 9% तक का रिटर्न मिल सकता है, कि बैंक में आपको 6%, 7%, 5%, ठीक है। अब आपको पीपीएफ खाता खोलने में क्या चाहिएगा? आपको अपना पैन कार्ड चाहिएगा, आधार कार्ड चाहिएगा, वो जो भी पहचान आपको सबमिट करना होगी वो आपको अपना। अब आप एक बार अपने अकाउंट एक बार खोलना है, ठीक है, और उसमें आप अपना निवेश करना शुरू कर सकते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस की मदद से, ठीक है। तो ये आपकी बहुत अच्छी सेफ इन्वेस्टमेंट विथ हाई रिटर्न्स, मतलब ये आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सुरक्षित है और लंबे समय में अच्छा रिटर्न देगा, अच्छा लाभ देगा। इसमें आप बंद पैसा लगा सकते हैं। चलिए, अपना माइंड दो वाला शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। ये आपको पहले बता चुका हूं मैं। आप अपने वित्तीय सलाहकार के आधार पर नहीं करें, किसी कहने पे नहीं करें, क्योंकि इसमें रिस्क रहती है। लेकिन आपको मालूम है जिसमें ज्यादा रिस्क है उसमें ज्यादा कमाई हुई है ना। तो रिस्क लेगा वो कमाएगा, उल्टा पड़ता है वो बर्बाद भी हो जाता है। इसलिए शेयर मार्केट में आपको बहुत सोच समझ के करना है। चलिए, आज के समय में शेयर मार्केट में निवेश करना बहुत आसान हो गया है, मतलब बहुत सरल कर दिया है आज के समय में, ठीक है। शेयर मार्केट में पैसे निवेश करने में रिस्क होता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है। हालांकि इसमें आप करोड़ भी कमा सकते हो, लेकिन इसमें रिस्क होता है। इसलिए आप किसी भी तरह के निवेश से पहले शेयर मार्केट के बारे में आपको विस्तृत ज्ञान होना बहुत जरूरी है। या आपके पास कोई वित्तीय सलाहकार होना चाहिए, उसकी सलाह पर ही इसमें आप निवेश करें। किसी के कहने पर आप शेयर मार्केट को नहीं घुसे, क्योंकि आपने जो मेहनत से पैसा कमाया है ज्यादा के लालच पे बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है। अब शेयर बाजार में हमारे 2 स्टॉक एक्सचेंज, कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है? एक तो बॉम्बे स्टॉक जिसको बीएससी कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब शेयर मार्केट में होता है, शेयर मार्केट में निवेश किसी भी स्टॉक ब्रोकर से ही किया जा सकता है। मतलब जो ब्रोकर होते हैं, दलाल, उनके माध्यम से आप कर सकते हो। आप स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली किसी भी कंपनी के शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जो ब्रोकर होते हैं उनका मतलब दे दो, ठीक है। और आप लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना है तो आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। ट्रेडिंग मतलब खरीद बेच। कितने प्रकार से कर सकते हो? 2 प्रकार से। पहली बात इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब डेली। इंट्राडे मतलब प्रतिदिन की। इंट्राडे में आपने मार्केट क्लोज होने से पहले अपने शेयर को बेचना होता है, चाहे शेयर का दाम बढ़ा हो या फिर घटा हो, अन्यथा मार्केट सिस्टम बेच देगा। शेयर मार्केट सुबह 9 बजे खुलती है और शाम को 3:30 बजे बंद होती है। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने जो आज शेयर लिया उसको आज ही आपको बेचता है, और यदि आपने नहीं बेचा तो वो सिस्टम खुद ही बेच देगा। मतलब उसमें आपको घाटा हो, नफा हो, नुकसान हो, कुछ भी हो, और ये इंट्राडे सुबह 9 बजे से शाम को 3:30 बजे तक चलता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब रोज का कमाओ रोज का खाओ,
ठीक है। इसलिए लोग ये क्या करते हैं, 1000 2,000 तक लेके बेचते बस, और जैसे भाव बढ़ता है फिर बेच देते, फिर आ जाते, फिर 1000 खरीदते फिर बेचते। इस तरह कई लोग इंट्राडे में अच्छा कमाते भी है, और जरूरत चाहिए उसके लिए आपको, है ना। तो उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा शेयर मार्केट के बाद, और आपने सीख लिया तो भी लोग कम रिस्क, कम पैसा कम रिस्क। 1000 जेब पे लेके बैठो, बस सुबह 2 बजे बैठो, 3 महीने काम करो, 2000 रुपये लेके बैठो, रुपये 2000 रुपये कोई गम नहीं, पूरे 2000 जीरो तो ही नहीं। और बढ़े तो जैसे ही पैसा बढ़े 10% 5% लेके वहाँ होगा। तो पर इंट्राडे में आपको आता और बेचना पड़ेगा उसी दिन का उसी दिन, सुबह 9 से 3:30 के बीच। दूसरा आपका लिमिट ट्रेडिंग, ठीक है। इस लिमिट ट्रेडिंग में आप अपने शेयर को लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे में रोज का रोज, और आप इसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो, 1 दिन से लेकर महीने या फिर सालों तक। अर्थात लिमिट ट्रेडिंग जो होती है उसमें आप 1 दिन से लेकर 10 साल 8 साल 12 साल 15 साल जब तक चाहे उसको रख सकते हैं। तो ये आपका इसके बारे में चलता है, ठीक है। चलिए अब शेयर मार्केट का में चलते हैं आईपीओ, जिसके बारे में हमने बात की। आईपीओ पैसा दुगना करने का तो आईपीओ एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको पैसा दुगना होता है। रिस्क यहाँ भी है, ये मत समझना कि रिस्क नहीं है, ये भी शेयर बाजार है। आईपीओ भी क्या होता है, कंपनी बाजार में काम करती, कंपनी फेल हो गई तो आपका पैसा नहीं दिया, कंपनी आगे बढ़ी आपका पैसा आगे बढ़ा। ये सब चीजें रिस्की तो है। शेयर सरकार की वेबसाइट में कोई रिस्क नहीं है, एफडी में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो कुछ रिस्क लेना होगी, और कुछ रिस्क को लिमिट के साथ ले सकते हैं आईपीओ रिस्क। अब इसमें क्या है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का मौका होता है। आईपीओ से किसी भी नई कंपनी को शुरू करने या अपने बिजनेस को अधिक बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत को पूरा किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कुछ पैसा है, मैंने अपनी कंपनी चालू की और मेरी कंपनी का तारीख स्टार्ट बड़ा हो गया, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं शेयर बाजार जो हमारे दो बीएससी या एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को रजिस्टर करूंगा, और फिर मैं लोगों से पैसा मांगूंगा तो आईपीओ जारी करूंगा, ठीक है। अब उस आईपीओ की कीमत 10 रुपए भी हो सकती है, जैसे पता है आईपीओ आया बाजार में। तो शुरुआत में कंपनी के मालिक अपने पैसे से कंपनी की शुरुआत करते हैं, लेकिन कंपनी को बड़ा करने और अधिक लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए कंपनी को अधिक फंड की आवश्यकता होती है। वैसे भी कंपनी का शेयर मार्केट पर अपना आईपीओ निकालना होता है तो उस कंपनी के शेयर खरीदती है। यदि कंपनी ने तैयार की तो आपके पैसे भी कंपनी के साथ बढ़ते जाते हैं। जैसे अभी आपको पावर सेक्टर में जाएंगे, है ना, पावर सेक्टर में जाओगे तो दिन पे दिन आपको पावर सेक्टर में आपकी कंपनी जो भी होगी, सोलर पैनल बना रही है उस कंपनी पे इन्वेस्ट करें, जिसमें तेल वगैरह का उसमें इन्वेस्ट करें, है ना, केमिकल वाली कंपनी केमिकल की डिमांड बढ़ती है वो इन्वेस्ट करें। तो इस तरह की जब कंपनियां वो अपनी बनती है और आईपीओ आती है तो वहां पर हमें बहुत कम पैसे में आईपीओ, लेकिन 2-5 साल तक कंपनी अच्छी चलती है तो आपको लाभ रिटर्न देती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आईपीओ। चलिए अपना इन्वेस्टमेंट का तरीका हमारा कौन सा है, सिप। मैंने आपको कहा था ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, सिप को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान देता है सबसे बढ़िया है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ता है, ठीक है। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक माध्यम होता है। इसमें आपको हर महीने एक निश्चित राशि जमा करना, जैसे बनते उस पर पोस्ट ऑफिस में आरडी नहीं कर रहे, पोस्ट ऑफिस में आरडी कर दे, उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदना हो, है ना, म्यूचुअल फंड बदल सकते हैं हर बार, लेकिन एक फिक्स राशि क्योंकि 1000 रुपया वादा हो गई बस। तो मतलब हर महीने आपका 1000 या 500 या 2000 जितना तय कर देते हैं उतना पैसा आपका म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से जमा होता रहता है, और आने वाले लॉन्ग टर्म में वो पैसा आपका कई गुना, ठीक है। और म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, आपके इस पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करती है और आपको तो अच्छा रिटर्न मिलता है। जो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर देता है वो इन आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों में, जैसे बहुत सारी कंपनियां देश में अभी
है ना, जितना पेंट बनाती है, मकान बनाती है, सरिया बनाती है, सीमेंट बनाती है ना, जो टीवी बनाती है, कैमरे बनाती है, फर्नीचर बनाती है, उन सब कंपनियों में निवेश करती है। और जब वो कंपनियां आगे बढ़ती है, उनका व्यापार बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, उनका प्रॉफिट बढ़ता है, तो हमारे जो ये इन्वेस्टर है जिन्होंने इनका भी प्रॉफिट उस हिसाब से ही बढ़ता है। चलिए अगला पॉइंट, फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग। देखिए स्टॉक मार्केट में दो तरह की ट्रेडिंग होती है, मतलब खरीदना बेचने का भी दो तरह की होती है, इसमें फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप, मतलब आपको खरीदना बेचना है, ऐसा नहीं एफडी कर दिया पैसे 10 साल तो दुगना हो गया है, 5 साल एफडी खरीदना बेचना है। इन्वेस्टमेंट ये नहीं है, केवल ये आपको ट्रेडिंग करने का, ट्रेडिंग मतलब बेचना खरीदने का, और इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होती है, 90 से 98%, मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल का रिस्क है, इसलिए तो आपको बचना चाहिए। इसमें आपको कोई राय नहीं दूंगा कि आप बिना अनुभव के, बिना उसके इस ऑप्शन ट्रेडिंग और इसमें उतरे। ठीक है, मैं आपको जानकारी के बता, ऐसा नहीं कि सब लोग चाहते, कुछ लोग तो आप करते ये 40 करोड़ लोग रहते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि कोई भी इसमें इस ट्रेडिंग में काम नहीं करते हैं, लेकिन कोई लोग करते हैं जिनको वित्त का ज्ञान हो, जिनको शेयर मार्केट का ज्ञान हो, वही लोग इसमें पूछते हैं। इसलिए जब तक हम अच्छी तरह समझ नहीं जाए शेयर मार्केट को, तब तक आप इसमें रिस्क नहीं लेना। ठीक है, लेकिन इसको इसमें आप एक दिन या महीने भर के लिए भी ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब खरीदो रखो, आती नहीं तो 1 महीने बाद की गई, तो जब भाव गिरे, जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस उठता है, वैसे से फ्यूचर ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ता रहता है, जिससे आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, अपना प्रॉफिट बढ़ेगा। तो एक ये भी तरीका है, लेकिन ये बहुत हाई तरीका, रिस्क वाला तरीका है। ठीक है, चल रियल एस्टेट सबसे बढ़िया, इसको तो 100% आप कर सकते हैं, लेकिन आपको रियल एस्टेट पे जमीन खरीदने के पहले उसके कागज वगैरह देखना से आना चाहिए कि जमीन सही है कि नहीं, जमीन जिससे खरीद रहे उसके नाम की है कि नहीं, कोई इसमें विवाद तो नहीं है। ये काम में अच्छी मूल्यवान वाली प्रॉपर्टी, कॉर्नर की प्रॉपर्टी, मेन लोकेशन की प्रॉपर्टी खरीद ली, तो आने वाले 4-5 सालों में या 2 सालों में आपको कई गुना प्रॉफिट देके जाएगी। इसलिए रियल एस्टेट कभी भी घाटे का सौदा नहीं हो सकता यदि वह स्वच्छ और बिना किसी विवाद वाला हो तो। फिर गोल्ड का आपको बताई दिया था मैंने, गोल्ड तो हमारे घरों में मिलता ही रहता है, इसलिए इसमें भी कोई रिस्क नहीं, हम इसको कागज खरीद सकते हैं, सुनार से खरीद सकते हैं। ठीक है, अब इसमें गोल्ड एटीएम में नहीं निवेश कर सकते, अगर हमको लगता है हमारा पैसा से गोल्ड खरीद के घर में रखना इसको होता है, तो हम उसको ETF कहते हैं, गोल्ड ETF में भी हम निवेश कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो गोल्ड बॉन्ड निकलती है उनको भी निवेश कर सकते हैं, जिसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड सरकार जारी करती है या जो भी जारी होते हैं उसमें अपन जमा कर सकते हैं। फिर आपका GAP है ना, गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान दे सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल समझना होगा तो आप कमेंट्स करना, तो मैं इनके ऊपर आपको अलग से वीडियो दे दूंगा। चलिए अगला पॉइंट पे हमारा निवेश करने का, निवेश कर सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना, भारत सरकार की योजना है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, तो टेंशन फ्री, बिना रिस्क की, ये बेटियों के नाम से शुरू की गई है। ठीक है, इसमें अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में 250 रुपए से लेकर सालाना 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने इसी में एक वीडियो दिया है सुकन्या समृद्धि योजना का, उसमें आप देख सकते हैं, मेरे उसमें जाके चैनल पे आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल है। इस स्कीम में FD, RD या फिर अन्य किसी स्मॉल सेविंग स्कीम से भी अधिक रिटर्न मिलता है, जो 7 से लेकर 8.5% तक हो सकता है। ठीक है, फिर ये भारत सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, और इस हर महीने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। चल अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब इसका नियम समझना बहुत बढ़िया चीज है ये। यदि आप 60 साल में बाद पेंशन प्राप्त करना चाहते हो तो आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में हर महीने मात्र 55 रुपए निवेश करके अपने लिए 7 साल बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। कितने महीने लगाना आपको? 55 रुपए महीने। कब तक लगाना? 60 साल की उम्र तक। और जैसे आप 60 साल के होंगे आपका पैसा कटना बंद हो जाएगा।
और आपको 3,000 रुपये पेंशन चाहिए। सबसे बढ़िया मात्र 55 रुपए में। क्या 55 लोगों में 2 करोड़। अगला है आपकी वाली अटल पेंशन योजना, ये भी सरकार की है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसमें 5,000 रुपए तक की पेंशन का प्रावधान है। अब ये क्या है समझ लो। इसमें शर्त है, यदि आपकी आयु 18 से 40 साल के बीच है, कब से कब तक? 18 से 40 साल के बीच तक आपकी आयु है, अटल पेंशन योजना में पैसे जमा करने से आपको 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपए की पेंशन मिलती है। ठीक है, आप बता दें अटल पेंशन योजना में आपको जमा राशि पर इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। मतलब 1.5 लाख तक का आपकी राशि मिलेगी वो टैक्स फ्री होगी। ठीक है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होगा जरूर।